अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ जूम के ऊपर फिर से अहमद मौजूद हैं। अहमद मेरे दोस्त हैं, अमेरिका में अब होते हैं और कुछ अर्सा पहले जब कोविड के टाइम चल रहे थे तो जूम के ऊपर इन्होंने अपनी पोर्शिया का हमारे साथ ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर किया था। गाड़ियों का शौकीन आदमी है और मैंने आज आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने का सोचा। मैंने कहा अहमद से इसके ऊपर थोड़ी सी इनपुट लेते हैं। बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि जब हम यहाँ से पाकिस्तान से कोई अगर अमेरिका जाता है और वो गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा और क्या प्रोसेस है लाइसेंस का और गाड़ी लेने का, रजिस्ट्रेशन का एंड ऑल ऑफ दैट। सो अहमद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया आज हमें। Walaikum salam. Thank you so much. Happy to be here. Always fun. One of my hobbies. तो अहमद मुझे ये बताएं, फर्स्ट हम इस लाइसेंसिंग और उसके ऊपर गाड़ी खरीदने दोनों चीज़ों के ऊपर अलग-अलग से बात करते हैं। तो अगर यहाँ से एक बंदा जाता है अमेरिका, उस इमिग्रेशन के ऊपर, वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज मूविंग परमानेंटली, तो Right. इंटरनेशनल लाइसेंस लेके जाएगा अगर पाकिस्तान का, या इंटरनेशनल लाइसेंस के बगैर जाएगा? दोनों के प्रोसेस कोई फर्क होते हैं, और अगर फर्क है तो क्या क्या प्रोसेस हैं, और अगर एक ही प्रोसेस है तो हाउ डू यू एक्वायर द लाइसेंस, लोकल लाइसेंस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स? Okay. Yeah, good question. So basically, पहले ये होता था कि कोई भी आके अमेरिका का लाइसेंस ले सकता है, लेकिन 9/11 के बाद में थोड़ी सख्ती हुई है। तो डेफिनेटली कोई सिटीजन होगा या ग्रीन कार्ड होल्डर होगा जो यहाँ हम्म। पे आएगा, हम्म। तो वो जब लाइसेंस लेगा तो उसकी एक अपॉइंटमेंट बनाना होगा। और मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि बेहतर है कि आप इंटरनेशनल लाइसेंस पाकिस्तान में बना लें। तो अगर आपका अपॉइंटमेंट आया टेस्ट देने का या फेल हो गए खुदा ना खास्ता, तो आपके पास फिर भी एक इंटरनेशनल पाकिस्तानी लाइसेंस है। हम्म। तो इस चीज़ों के लिए वो अच्छा होता है। लेकिन फर्ज करें कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास होते ही नहीं है लाइसेंस। आपको पता है पहले मजाक होता था 100 रुपए जो होता है का बिल, वो लाइसेंस होता है पाकिस्तान में। लेकिन अब पता नहीं क्या रकम होगी जो भी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली आप आएंगे और आप ऑनलाइन जाएंगे DMV.gov। उसके ऊपर आपको लिखा हुआ आएगा कि न्यू लाइसेंस। उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है आपको। आपकी लोकल DMV कौन सा है, जो भी एरिया का है, वो खुद ही आप जिप कोड डालेंगे तो वो बताना शुरू कर देता है बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज ये है कि जब आप सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे उसमें पूछेगा कि आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, सिटीजन है, या आपके पास कुछ भी नहीं है, क्या है। तो वो सब चीजें होती हैं। उसके बाद में अपॉइंटमेंट सेटअप होता है। अच्छा, जब ये अपॉइंटमेंट सेटअप होता है तो ये DMV की लाइंस जो है, यहाँ पे एक मजाक हो गया है कि आप DMV की लाइन में फंस गए थे। तो मतलब फंस जाते हैं लोग। कभी कभार 6 घंटे लगे रहते हैं लाइन में। ऐसा ओके। होता है। तो अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो आपका 1 घंटे का काम होगा बेसिकली। तो ज्यादातर आपको अपॉइंटमेंट सेट करना है ऑनलाइन, जब वो प्रोफाइल पूरी बन जाए। फिर आप जाएंगे। तो इधर क्या होता है कि चलें वो तो हो गई, चलो 1 डेढ़ महीने के बाद आपकी डेट आ गई है और आपको लेना है रिटर्न। तो रिटर्न पहले आता है आपका। रिटर्न होता है MCQs। 3 चॉइसेस देते हैं, इनमें से कोई सही है बताओ भाई। तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्पीड लिमिट है फ्रीवे की 65 माइल्स पर आवर। और या तो फिर आपको स्पीड लिमिट में फ्रीवे को इंटर करना चाहिए, या तो फिर आपको इंटर करना चाहिए फ्लो ऑफ ट्रैफिक के साथ, मतलब जितना तेज रफ्तारी से सब लोग चल रहे हैं। या तो फिर आप इंटर करें जो आपको कंफर्टेबल फील हो जाए। समझ में आई? तो इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं उसमें। बहुत सारे लोग रिटन टेस्ट फेल कर जाते हैं। और एक दफा फेल हो जाना कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप 3 दफा फेल हो गए तो फिर आपको बोलते हैं कि जाके स्टडी करो। तो ये बुक होती है। इसको बेसिकली मजाक में बोलते हैं DMV बाइबल। उसमें सारी चीजें होती है कि टेस्ट कैसे पास करना है, वो देते हैं उसको बकायदा वहां पे। आपको जाके उठा सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो लेटेस्ट वर्जन। तो उसमें क्या होता है कि आप स्टडी कर रहे हैं, वो टेस्ट आ रहा है 1 महीने में, 2 महीने में। आप रिटन टेस्ट को स्टडी करें, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपकी जान बचा लेगी। क्योंकि डेफिनेटली हम लोग रहते हैं सदर्न कैलिफोर्निया में। आई थिंक 80 माइल्स पर आवर चल रहा है ट्रैफिक आजकल, नॉर्मल फ्रीवे के ऊपर।
तो बहुत ही अवेयर होना चाहिए इसका। चले आपने गए एमसीक्यूज इन पर्सन देना होता है, वो आप गए अपने अपनी आईडी पासपोर्ट जो भी दिखाया, आप अंदर गए बैठ गए, आपने टेस्ट लिया। मशीन पे टेस्ट होता है एमसीक्यू का ज्यादातर, तो वो आपको अगर आप फेल हो गए इस वक्त तो वापस एक और ट्राई मारने देते हैं। फिर वो आपको खुद ही वार्निंग देते हैं कि भाई अगर तुमने आज भी तीसरी ठुका दी तो फिर तुम क्या, कुछ वेट होता है इसका 2-3 महीने का, कुछ ऐसी चक्कर। सो जब आप उसको पास कर जाते हैं, टेस्ट पास हो गया भाई जबरदस्त, और वो उसके मार्क्स कुछ ऐसे हैं कि 80% या कुछ ऐसे पास हो जाता है, 90 भी नहीं है, आई थिंक 80 कुछ है। सो जब वो पास हो जाते हैं अपन टेस्ट से, और बहुत कॉमन सेंस के क्वेश्चंस इस्तेमाल होते हैं, अपने फिल्में देखी होंगी कभी कभार, वो बंदा आता है क्लिप बोर्ड बैठा लेके साइड में और ये वो यहाँ पे। तो मेरा कजिन अभी अभी दुबई गया, वो बताया दुबई में तो बहुत ही मुश्किल टेस्ट होता है, बकायदा सेंसर्स बनाए हुए हैं और बकायदा सेपरेट पार्किंग लॉट है, जहाँ पे ये पैरेलल पार्क पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिकली आपका टेस्ट आएगा तो आपको एक रजिस्टर्ड गाड़ी, भले दोस्त की हो, वो उसके साथ वैलिड इंश्योरेंस हो, भले फुल कवरेज हो या कॉम्प्रिहेंसिव या नहीं हो, जस्ट किसी किस्म का इंश्योरेंस हो उस पे, उसके अंदर आप बैठ के ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप टेस्ट पास करते हैं क्विज, तो आपको एक लर्नर किस्म का परमिट भी दे देते हैं कि ये लोग किसी के साथ गाड़ी चलाओ, उस शख्स को एटलीस्ट आई थिंक 23 या 24 होना चाहिए, आई डोंट थिंक इट्स 21, कुछ बड़ा 18 साल से बड़ा शख्स हो, 20 साल 21 साल से। तो इन द मीन टाइम आप टेस्ट ड्राइविंग कर रहे हैं ये वो, जब आपका टेस्ट का दिन आएगा तो फिर आप उस बंदे से मिलेंगे और लाइन में लगेंगे, अपॉइंटमेंट होगा आपका फिर से, और आप गाड़ी दिखाएंगे, वो आके गाड़ी को चेक करेगा कि इंडिकेटर्स तो नहीं टूटे हुए, जिस गाड़ी में बैठ रहा हूँ उसकी सीट बेल्ट तो काम करती है, किसके साथ बैठ रहा हूँ क्या पता, तो ये सारी चीजें चेक करता है गाड़ी की छोटी मोटी। ये नहीं कि ऑयल लीक हो रहा है, ये नहीं होगा, हल्का फुल्का 19-20 चलता है, लेकिन गाड़ी फंक्शनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो फिर वो आपके साथ बैठेगा और वो सड़क पे लेके जाएगा सीधा, और कभी कभार छोटे मोटे फ्रीवे पे भी चढ़ा देते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो नोट करेगा कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोलते हैं स्मॉग सिग्नल मिरर ओवर द शोल्डर गो। ये नहीं है कि सिग्नल किया गो, इट्स नॉट एस जी, इट्स स्मॉग सिग्नल मिरर ओवर द शोल्डर, देन आफ्टर दैट इज सेफ यू गो, सेम हियर। ये चीज आपको फॉलो करनी है, और वो आपकी आंखें देख रहा है और सब चीजें देख रहा है पूरे वक्त। अगर आपने नहीं किया ये फॉलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको फेल कर सकता है आपको इसके लिए। दूसरी चीज ये है कि वो बोलेगा कि ये दो, एक सड़क आ रही है यहाँ पे राइट टर्न मारो, तो वो चेक करेगा कि आप कितना क्विक है इस एक्शन में, कि आप दूसरी लाइन में आते हैं और फिर आप राइट टर्न मार भी सकते हैं कि नहीं। जैसे मेरी एक जानने वाली है, उन्होंने मिस कर दिया, उन्होंने टर्न गया बाय बाय तो उन फेल कर दिया था उसने, मतलब एक ये गलती थी और ड्राइववे में तेजी से आ गई थी, नर्वस थी या जो भी था, तो गाड़ी थोड़ी सी लगी हल्की सी। तो ऐसी चीजें वो नोट करते हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इसकी फीस क्या होती लेकिन है जब टू गेट अ डेफिनेटली लाइसेंस? लाइसेंस की फीस वगैरह किस तरह से आती है? वो आप भर सकते हैं ऑनलाइन, तो हाउ मच क्रेडिट इज इट? कार्ड। um इट्स लाइक 100-150 कुछ ऐसी है, ज्यादा नहीं है, 200 $100 से नीचे की है या। ठीक है। अच्छा, यू सेड कि ग्रीन कार्ड होना चाहिए टू गेट अ लाइसेंस, बट अभी कोई फ्रेश इमिग्रेशन करके आया है, उसको तो 2 से 3 साल लगेंगे ग्रीन कार्ड में, तो वो बंदा किस तरह से करेगा जिसका इमिग्रेशन प्रोसेस के अंदर है, समवन हु रिसेंटली लैंडेड? हम्म। सो यूजुअली होता क्या है कि जब लोग इमिग्रेशन अप्रूव हो जाती है, जैसे कोई स्पाउस है आ रहा है, तो वो जो है उसके हाथ में एक तरह से ग्रीन कार्ड आता ही है, प्लेन से ही आ जाता है, वो लिफाफा कुछ पकड़ाते हैं एयरपोर्ट पे और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेरे साथ में भी, मेरे फैमिली के साथ में भी यही हुआ था। सो दे ऑलरेडी कम विद ग्रीन कार्ड, या उनको कोई प्रूफ होता है
या तो फिर वो B2 वीजा पे आ रहे हैं, विजिट वीजा है, दैट्स सेपरेट, उसकी नो तो नो बात नॉट नहीं विद हुई इट, अभी। मैं मतलब अभी या सपोजिंग फैमिली नहीं है, स्पाउस वीजा हम्म, वगैरह सिचुएशन नहीं है, एक बंदे को राइट, नौकरी मिली है, वो मूव हुआ अपनी नई नौकरी के साथ, तो या उसको तो फॉरेन ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, उसको तो कुछ टाइम के बाद मिलेगा नहीं, उसको भी फॉरेन मिल जाएगा जो काम करने के लिए आए ऑन अ वर्क वीजा। और वर्क वीजा के लिए, या सो तुम्हारे पास कोई प्रूफ होगा कि तुम किस वीजा पे आए हो, क्यों सही है। चाहिए तुम्हें लाइसेंस। सही है। सो दैट बेस के ऊपर वो तुम्हें मिल ड्राइवर्स जाएगा। लाइसेंस दे देंगे कैलिफोर्निया ठीक है, का, अच्छा या लाइसेंस मिल स्पेशली या लाइसेंस। वर्क वीजा, सिटीजन, फैमिली, स्पाउस, स्पेशल बिजनेस वीजा होते हैं, वो तो कुछ और किस्म के लोगों के लिए होते हैं, बट या क्योंकि उनको 10 साल 5 साल वीजा बराबर, या अच्छा वीजा मिल सो दैट्स गया, हाउ दैट लाइसेंस वर्क्स। मिल गया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गाड़ी खरीदने का। सो हम्म। अच्छा सॉरी, उससे पहले हम आ जाते हैं वापस लाइसेंस वाली चीज पे। उसके लिए कुछ दुनिया में कंट्रीज के अंदर कुछ कंट्रीज के अंदर इस तरह से होता है कि यू हैव टू गिव अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स एज विद अ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। इस तरह की कोई चीज अमेरिका में अप्लाई करती है कि नहीं है, यू जस्ट गो एंड गिव द टेस्ट? सो आर जो है वो रिटर्न के बाद में मिल जाता है आपको, कि आप जाके प्रैक्टिस करें 5 महीने या दो, एक एक महीने में सेट हो, या 2 हफ्ते में अपॉइंटमेंट बनाने ड्राइविंग का, तो फिर उस वक्त, सो दैट्स हाउ दैट इज, तो लर्नर्स तो आपको दैट्स नॉट मिल अ जाता है। रिक्वायरमेंट। सही है। या सही है। या सही है। अच्छा अब लाइसेंस मिल गया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया गाड़ी खरीदने का, फॉर अ यूज कार और अ न्यू कार। न्यू कार तो आई एम अज्यूमिंग लॉट ऑफ पीपल गो ऑन विद अ बैंक लीज एंड ऑल दैट। व्हाट अबाउट द यूज कार्स? कहाँ से जाके मिलती हैं गाड़ियाँ? कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं? कौन सी फेमस वेबसाइट्स हैं या डीलरशिप्स पे जाके व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट अ यूज कार, अ गुड यूज कार? ओके, सो या बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे भी लोगों को कितना पता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, लाइक आजकल चाइनीज बकायदा मिडिल अपर मिडिल क्लास चाइनीज चाइना छोड़ के अमेरिकन सिटीजन बन रहे हैं, और वो हम्म। कैश लेके आ रहे हैं, और उनके बजट है $50,000 हम्म। स्टार्टिंग फैमिली कार्ड, हम्म। $60,000। तो आपका डिपेंड किस तरह से आप आ रहे हैं, और क्या चक्कर चल रहा है, क्योंकि डिपेंड्स तो किस किस्म का, लाइक न्यू पर्सन आएगा तो तो वो नया आई बंदा है, थिंक, मिनिमम बजट में एक रिलायबल गाड़ी चाहिए, तो व्हाट वुड दैट बजट बी, सिंस यू आर इन द ट्रेड, यू आर वर्किंग विद कार मैन्युफैक्चरर एंड ऑल दैट, सो यूज गाड़ी के लिए मिनिमम बजट क्या है फॉर अ रिलायबल व्हीकल? देखो, इट डिपेंड्स, मतलब मेरी नॉलेज जो है उसमें तो 5,000 की भी अच्छी गाड़ी दिला दूंगा, समझ में आई ना। लेकिन ऑब्वियसली एक एवरेज बंदा जो है उसको डेफिनेटली $10,000 to $15,000 माइंड में रखना चाहिए। तो सही है। उसको एक सेकंड हैंड अकॉर्ड, या चलो सिविक, या करोला, फैमिली बनाने वाली कार कैमरी, ये मिलेगी एक डिसेंट कंडीशन में, डिसेंट चली हुई। ना सही है। आपके पास कैश है और आपके पास कोई मैकेनिक है जानने का, तो सही है, वरना तो आप किसी डीलरशिप के पास चले जाएं, हम्म। और कोशिश करें कि वो ईमानदार है। और यहाँ पे एक और चीज भी बड़ी अच्छी है कि आप जो है, जैसे फर्ज करो मैं $12,000 की टोयोटा कैमरी ले रहा हूँ, तो हम्म। चली भी है, तो अगर आप चाहें तो डीलर के पास $500 दें उसको, वो उसको कंप्यूटर पे चढ़ा के ऊपर नीचे सर्च करके ऑयल लीक चेक करके पूरी रिपोर्ट आपको दे देंगे उसकी। सही है, पाँच तो सौ आप एक डॉलर जी जी, और तो आप जो हैं, अगर आप न्यू पर्सन है और आप फील कर रहे हैं कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ यहाँ पे, और कोई मैकेनिक ही नहीं है या कोई फ्रेंड नहीं है, तो ये एक ट्रिक होती है अच्छी सी कि आप एक तरह से तसल्ली से गाड़ी खरीद लें। क्योंकि डीलर कुछ ऐसी स्टूपिड चीजें पॉइंट आउट करेगा कि फलाना चीज भी चेंज कर दो, ये भी, लेकिन आपको थोड़ी अकल होती है, तो आपको पता होता है कि ये तो चेंज ही नहीं करना है, तो डीलर वाली हरकतें। समझ गया। या तो अच्छा, जी जी, तो मतलब अगर हम आज 300 रुपये का डॉलर पकड़ते हैं तो 1.5 लाख रुपए की तकरीबन इंस्पेक्शन है, एंड 5,000 डॉलर का मतलब 15 लाख रुपए की एक मिनिमम गाड़ी है, विद समवन हु नोज अबाउट कार्स लाइक यू। बट अगर कोई नया बंदा है तो 20,000 10,000 डॉलर या की बात अगर हम दस करें, हजार दैट इज दस लाइक हजार तीस आप लाख माइंड में रुपए रखें, तीस लाख या रुपए 10,000 प्लस, या तो अगर दस एंड हजार डॉलर सपोज हम करते हैं तो उस पर
कौन सी गाड़ी मिलती है, मतलब क्या मॉडल होगा फॉर अ करोला सपोजिटली? A year, 2 year old Corolla, more than that? How would that be? No, no, it'd be more than that. Like 2013, 2010, ओके, 2013 की 2015. करोला $10,000 की, जो कि 30 लाख रुपए। या तो मोर और मैं मैं प्राइसेस वही हैं जो पाकिस्तान वाली प्राइसेस हैं। जी जी जी, बिल्कुल वैसा ही है। और आजकल थोड़ी सी नीचे थी यहाँ पे, लेकिन अब जो है कोविड के बाद में हम्म। और टोयोटा ने इतना चार्ज करना शुरू कर दिया अपनी गाड़ियों का। जब नई टोयोटा आप निकालें तो पहली दफा पाकिस्तान में आप, आई मीन पहली दफा यूएस में आप $5,000 ऊपर पे कर रहे हैं स्टिकर से, $3,000। वरना तो डीलर छोड़ ही नहीं रहा गाड़ी। अब ये आजकल मेरा ये एक सीन और हो गया, सवाल था, जो कि आपने खुद उसको कवर कर दिया। जो हम यहाँ पे ओन कल्चर है पाकिस्तान, यू आर अवेयर ऑफ दैट टर्म, ओन मनी? शुरू हो गया है यहाँ पे। हाँ, वो वहां पे भी शुरू हो गया है। अब वो जमाने या थे कि वहां पे गाड़ी आपको डिस्काउंट पे मिलती थी एंड ऑल दैट, बिकॉज हर वो साल या मैं इन्वेंट्री थी मैं हम। खुद बेच रहा था, लाइक 3,000 5,000 ऑफ स्टिकर। अब खत्म हो गया। अब हम लोग मेहरबानी कर देते हैं और ईमानदार हैं तो स्टिकर पे भेज देते हैं। वो बड़ा बड़ा अच्छा समझते हैं लोग कि आपने एक्स्ट्रा आइटम नहीं चार्ज करे और स्टिकर पे गाड़ी बेच रहे हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं। तो आजकल तो ये हालात चल रहे अच्छा चलो, ये हो गया, गाड़ी हमने खरीद ली, सपोजली एक $10,000 की हमने करोला खरीद ली 2013 मॉडल की। अब इस गाड़ी को, आई आई अंडरस्टैंड कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है, बिकॉज अनलाइक पाकिस्तान आपको हर दफा गाड़ी जब एक वन ओनर टू दी अदर ट्रांसफर होती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन चेंज होती है। हैं। एंड दूसरा, आपको इसकी इंश्योरेंस लाजमी चाहिए। ये दो चीजें तो मुझे बताएं, इसके अलावा कुछ और चाहिए? और रजिस्ट्रेशन की क्या कॉस्ट है? इज इट एज हम्म प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ द कार, या कोई फिक्स कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन की? एंड सेकेंडली, जो इंश्योरेंस है वो किस परसेंटेज पे हो रही है गाड़ी की वहां पे? ओके, सो एक और चीज मैं बताता हूँ कि कार्स जो सर्च करने का तरीका है, हम्म। तुमने पूछा था, मैं स्किप कर गया उसको। लेकिन कार्स जो बेसिकली आप सर्च करेंगे, आप हम्म। craigslist.com, दूसरी है ऑफर अप ऐप, हाँ। जो है आपकी उसका रेडियस सेट करना है कि कितनी दूर ट्रैवल कर सकते हो गाड़ी देखने के लिए। प्राइवेटली बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद प्राइवेटली खरीदता हूँ। मैं डीलर के पास नहीं जाता हूँ क्योंकि डीलर्स के पास गाड़ियां जो हैं सेकंड हैंड होती हैं, तो वो ऑक्शन से चली हुई, किसी से छिनी हुई, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं भरी, तो क्या हालात हैं उसके अंदरूनी तौर पे मुझे नहीं पता है। तो मैं ज्यादातर ये वेबसाइट्स यूज करता हूँ। ऑरो ट्रेडर है जो आजकल आउटडेटेड हो गया है, उस पे भी साफ सुथरे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, मतलब कस्टमर्स मिलते हैं जो खुद संभाली हुई गाड़ियां होती हैं, वो मुझे ज्यादा पसंद है। सो दैट्स व्हाट आई वुड एडवाइस। तो ये है उसके रास्ते खरीदने के। या तो फिर आप किसी छोटे ब्रांड डीलर के पास जाएं, या विश करें कि होंडा के यूज कार डिपार्टमेंट में इतनी पुरानी होंडा मिल गई है जो अच्छी सी संभाली हुई है, तो वो ले लें आप। सही है। सो वो है तरीका। नेक्स्ट, जो तुमने बोला कि गाड़ी ले ली है, हाँ। ना गाड़ी ले ली है तो तुमने जाके चेक करा ली जो भी सबसेट है। तुम्हें अब गाड़ी जो है अपनी प्लेट, अपनी स्टेट की लेनी होगी, क्योंकि दूसरी स्टेट की ली तो हमेशा थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस होती है, 100 150 और घपला होता है फालतू का। एक और डीएमवी का अपॉइंटमेंट बनाओ, लाइन में लगो, 10,000 चीजें। हम्म। नाउ फिटनेस टेस्ट कराएंगे आप, क्योंकि या तो फिर उसने अभी भी कराया हो 1 2 महीने पहले, वरना तो आपको फिटनेस टेस्ट कराना है उसूलन। आप उनसे बोल सकते हैं कि आप फिटनेस टेस्ट करा के दो, ये एक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सही तो है। वो उसको बैक ऑफ कर सकता है, वो आपके दरमियान है। लेकिन फिटनेस टेस्ट होता है $50 का, ज्यादा ठीक से है। ज्यादा $100 का, एंड इतने का नहीं होता है। फिटनेस टेस्ट एनुअल होते हैं कि 2-3 साल के? क्या होता है, एनुअली होते एनुअल होते हैं, स्टेट टू स्टेट रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं कैलिफोर्निया में हूँ, तो हमें तो साल में 2 दफा नहीं, हमें हर दूसरे साल, या मैं आई रिमेम्बर, मेरे पास 3 गाड़ियां, तो मैं हमेशा फिटनेस वाले के पास इधर उधर चलते रहता हूँ। 4 गाड़ियां हैं मेरे पास। तो मैं बता रहा हूँ कि साल में एवरी ईयर होता है उसको। या तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन भरानी होगी जो मेल कर सकते हैं, या तो फिर वो ये भी बोल सकते हैं हर दूसरे साल के गाड़ी को फिटनेस वाले के पास लेके जाओ, फिर तुम्हारी गाड़ी रजिस्टर होगी। वो ठीक खुद है। ही चेक करते हैं रैंडमली ठीक उसको। है। तो दैट, तुम गाड़ी ले ली। तुम्हें बहुत बड़ी चीज ये है, रकम जो है बहुत केयरफुल रहना, स्कैम नहीं हो जाए। यहाँ पे भी स्कैम होते हैं, फेसबुक पे नहीं। पैसे पे करना कुछ ऐसे नहीं। हमेशा क्वेश्चन ये होना चाहिए, तुम्हारा प्राइवेट गाड़ी ले रहे हो,
किसी प्राइवेट पर्सन से, तो क्या गाड़ी तुम्हारे नाम पे है? क्या पिंक स्लिप बोलते हैं यहाँ पे उसको, इज द पिंक स्लिप इन योर नेम? वो अब वो बोले लेटर वाली ग्रैंड कहानी मदर वहां के पे भी नाम में चल है, रही है। या वो बोले ग्रैंड मदर के नाम में, फलाने के नाम में। और मेरे जैसा कभी कभार मैं कलेक्टर कार खरीदता हूँ तो होशियार हो जाता हूँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, शो मारते हैं, और जैसी चेक इंजन लाइट ऑन हुई जी, उसको तो नेट पे लगा दिया फौरन, और चेक इंजन को मिटा दिया स्कैनर्स। तो ये हरकतें होती हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और अभी मेरे नेबर ने होशियारी करी, उनका बेटा लड़का थोड़ा जवान है, तो उसकी ऑलमोस्ट उसने क्या किया, गाड़ी खरीदी जिसके ओडोमीटर की माइलेज के ऊपर अम, फर्क आ रहे थे। तो डीएमवी वो गाड़ी को ढूंढ रही थी काफी अरसे से कि कहाँ है, क्योंकि कभी ये फिटनेस में जाती है 1 लाख माइल होता है, कभी फिटनेस से आती है तो 90 हो जाते हैं, कभी यूं ये। तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो आपको पूछना है कि पिंक स्लिप इन योर नेम। जब पिंक स्लिप इन योर नेम आपने पूछा और उसके नाम पे है, या वो डीलर है तो उसके नाम पे है, आप देख लें उसको, उसके नीचे लीन लिखा होगा, उस एरिया में कुछ भी नहीं फिल होना चाहिए। लीन का मतलब है कि ये किसी के होल्ड में है। अगर वो डीलर है तो उसका नाम होना चाहिए, इस पे किसी और डीलर का नाम नहीं होना चाहिए। जिस सही जगह है। आप बैठे हुए हैं, जिस जगह आप गाड़ी चेक कर रहे हैं, क्या उसका नाम है इस पे? क्योंकि उसमें भी घपला हो सकता है, किसी ने उठाई, किसी डीलर से उठा के फिर किसी को थमा दी, ऐसे करके चल रहा है, कभी कभार ऐसा होता है। तो ये जिस चीजें हैं, जब आप गाड़ी खरीद लिया, आपने पिंक स्लिप, रकम दे दी, कैश दें, उस बंदे की आईडी, अपनी आईडी, वो पेपर वर्क बॉनेट पे रखें और ये तस्वीर खींच लें आप, सही है। समझ में? और बिल ऑफ सेल भी बना सकते हैं आप उसका, कागज से, कि आई अहमद सोल्ड द कार टू उमर एंड दिस डेट विद दिस मेनी माइल, दोनों सिग्नेचर मारे नीचे। ये सेफ्टी होती है, ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो फिर जाके आपने गाड़ी ले ली, आपकी हो गई है। अब आप जाके फिटनेस करवाएं इसकी, फिटनेस उसकी पास हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ मैं स्कैनर रखता हूँ, $20 का स्कैनर आता है, कुछ लोगों को पता हो गाड़ियों के बारे में, तो नीचे लगाएं आप, उसका स्कैन करें, आपको पता रहे हिडन कोड्स क्या है, रेस्ट क्या है, फलाना क्या है, सब। तो एनीवे, तो फिटनेस वाला भी यही करता है। फिटनेस वाला गाड़ी का प्लग इन करेगा, गाड़ी आपकी जो है इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगी, अनलेस ओल्डर मॉडल है जो आप नहीं लेंगे। तो पॉइंट ये है कि वो फिटनेस वाले बस चेक करे कि पोल्यूशन का क्या सीन है, हम्म। क्या आप ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक लाइटें ऑन भी हो रही हैं कि नहीं, इस चीजों की फिक्र है उसको। उसको ये नहीं फिक्र है कि डेंट है या पेंट उखड़ रहा है और दिस एंड ही डजंट केयर। तो एंड नाउ अगर आप कैलिफोर्निया में हैं तो फिर आपको हर साल, हर दूसरे साल बुलाएंगे, लेकिन आप कैलिफोर्निया में नहीं है तो नहीं होता है। और कैलिफोर्निया में रोलर पे भी गाड़ी चलाते हैं, दूसरे स्टेट्स में सिर्फ वो वायर डालता है आपके एग्जॉस्ट में और गाड़ी को ऑन करता है, एंड दैट्स इट, यू सी। सही सो है। देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ वेज ऑफ डूइंग फिटनेस इन डिफरेंट एरियाज, डिपेंडिंग पोल्यूशन कितना होता है उस एरिया में। सो दैट गाय, वो आपकी गाड़ी पास कर देता है, आपके पास फिटनेस का रिजल्ट आ गया। अब आप जाएं वापस डीएमवी और अपॉइंटमेंट बना के, या AAA है आपके पास सर्विस, जो एक स्पेशल मेंबरशिप होती है, तो आप उनके ऑफिस में जा सकते हैं, कम लाइन होती है। तो आप जाएं डीएमवी और अपॉइंटमेंट बना के, और फिर आप उनको बताएं कि ये है कागजात गाड़ी के, ये मैं हूँ, ये मेरी आईडी है, और ये वो, और फिटनेस आ दैट्स गया। इट। उधर वो अपने कागजात देखते ही ना, वो समझ जाते हैं क्या होता है, वो पिंक स्लिप जो होती है आपकी, वो उन्हें बता दे क्या हो रहा है यहाँ पे, सब सीन। तो दैट्स इट। और अगर तुम डीलर से खरीद रहे हो, यूज कार डीलर से, रेप्यूटेबल गुड यूज कार डीलर से, तो वो खुद ही रजिस्टर कर देगा, तुम्हें डीएमवी जाने की जरूरत ही नहीं होती। सही है। तो उसको तुम उतनी रकम दे दो, वहां पे बैठे बैठे वो कर देगा रजिस्टर। तो उसके चार्जेस, रजिस्ट्रेशन के क्या चार्जेस पड़ते हैं करवाने के? 130 bucks, $150, लाइक दैट। सही है। एंड दैट्स अ हर फिक्स चीज ऐसे चार्ज? चलती ये है। 150 डॉलर इज अ फिक्स चार्ज, कोई भी गाड़ी हो, या वो गाड़ी टू गाड़ी वैल्यू फर्क पड़ती है? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो होता क्या है कि अगर तुमने $10,000 की गाड़ी खरीदी और उस पर लिख दिया कि तुमने $10,000 की खरीदी है, स्पेशली प्राइवेट बायर के केस में ये होता है, तो फिर तुम्हें $10,000 का टैक्स भी लगेगा उस पे। तो हम लोग, बहुत सारे लोग ज्यादातर एक दूसरे से बात करते हैं और मामला सेट कर देते हैं। कुछ काम होता है गाड़ी में, फलाना सब में। तो ये है, सो दैट्स व्हाट इट इज। तो सो 10,000 डॉलर पर टैक्स कितना पड़ता है? सपोज इट डजंट।
10,000 इट डिपेंड्स, क्योंकि कुछ एरियाज में 8.9 टैक्स चल रहा है, कुछ एरियाज में 7.9 चल रहा है, बट लेकिन तुम 8% 9% सोच लो। 8 से 9%। ठीक है। या रजिस्ट्रेशन $150 की आपकी होगी। रजिस्ट्रेशन को जो रिन्यू होती है, दैट्स एनुअल। या एनुअली रिन्यू होगी तुम्हारी रजिस्ट्रेशन। पीछे स्टिकर लगे हुए हैं दो, एक लिखा हुआ है दिसंबर, दूसरे में लिखा है 2023 या 2024। हम्म। पुलिस वाले ने देखा कि तुम्हारे पास 2020 स्टिकर लगा हुआ है, पकड़ लेगा, वो चालान दे देगा तुम्हें बेसिकली। तो वो एनुअली। स्टिकर चाहिए होता है तुम्हें, अच्छा, एवरी नई ईयर पे करना रजिस्ट्रेशन इज $150 या उसको रिन्यूअल भी सेम अमाउंट है? है। नई registration is a little bit more, like 130, and then after that you just land around $100, 130, like that. It's like that, ओके। steady 130। तो उन्होंने सिस्टम ऐसा रखा है, कोई भी चीज $500 एक्सीड नहीं कर रही है, तो एक सही है। अच्छा, एक इजी पेमेंट्स। अब इसमें एक और सवाल आता है, जो वेनिटी प्लेट्स कुछ लोग लगवाते हैं, जो अपनी मर्जी का अपने नाम की नंबर प्लेट ले ली और समथिंग लाइक दैट, उसके सेम चार्जेस हैं, और इज दैट एक्स्ट्रा, लाइक यू हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा टू गेट? नो, that's extra, like मेरी एक बेंज जो है उसके ऊपर लगा हुआ था लव समथिंग whatever। तो वो जो था, यू पे 200 आई बिलीव पर ईयर उसके लिए, 150 to 200 जितना मुझे याद आ रहा है। और एक्स्ट्रा। डिपेंड्स ऑन स्टेट, क्योंकि कैलिफोर्निया में ये थोड़ी सी महंगी होती है, तो $20 $30 ऊपर नीचे इधर उधर। तो आपकी स्टेट कौन सी है, तो तो ये इसलिए होता है। इज इट 150 प्लस 200, और इज इट टोटल $200? नो, 200 तो नो, एवरी ईयर पे करना होता है हाँ, इसका नहीं तो नहीं, रखने के so for a regular number plate you have to pay $130, so for this लिए। special vanity plate you pay $200 in total, or 130 plus 200? No, you have to, I think you have to pay 130 plus 200 from what I So understand. that's Yeah. about $330, ठीक है। Yeah. उसके So बाद आ anybody गई has those, they're paying running fee every year, उनके 150 200 में जाते हैं। पिंक स्लिप आपके नाम पे हो गई, आपने गाड़ी ले ली और आपने वो करा लिया, Okay. तो वह आपको रजिस्टर पिंक करा से ली। उस वक्त नहीं पकड़ाते हैं वापस, वो ले लेते हैं उसको। हम्म। फिर वो आपके नाम की आती है साफ सुथरी, आपके घर पे मेल 2-3 हफ्ते में। ये दैट, होता है। उसके बाद या इंश्योरेंस पे आ जाओ, बिकॉज इंश्योरेंस इज ऑल्सो समथिंग जिसके बगैर आप गाड़ी रोड पे नहीं ला सकते हो। गुड। तो या इंश्योरेंस क्या परसेंटेज है वहां पे? या सो इंश्योरेंस का ये सीन है कि जैसे मैंने गाड़ी खरीदी तो फौरी तौर पे इंश्योरेंस नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरा कोई फ्रेंड है या जो भी है साथ में है, whatever, इट वर्क्स लाइक दैट। लेकिन आप फौरन घर पे जाएं और आप विन नंबर लें गाड़ी का, और आप इंश्योरेंस कंपनीज को कॉल करना शुरू कर दें। हम्म। और आप, वो हमेशा क्वेश्चंस करेंगे आपसे, वो विन नंबर से सब पता कर लेंगे, उन्हें सब पता होता है। इंश्योरेंस और जो डीएमवी है, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल, वो कनेक्टेड है, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। हम्म। तो वो जो है, जब तुम विन नंबर दोगे और माइल्स दोगे ना, तो वो पकड़ लेगा कि ये आप whatever गाड़ी आप उसको इंश्योर कर रहे हैं। वो आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि एवरेज ड्राइव कितनी है तुम्हारी मंथली। अगर तुम्हें पता नहीं है तो फिर तुमसे पूछेगा कि कितना रास्ता है एक रास्ते जॉब पे। हम्म। तो उसके ऊपर जो है ना, आप बता सकते हैं जो भी। मैं तो बोलता हूँ मिनिमल, क्योंकि मैं गाड़ियों को शफल करता हूँ, तो मेरा पेमेंट भी कम आती है इस तरह से। कम रोड पे तो अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि दूसरी की कवरेज क्या चाहिए। दो किस्म के इंश्योरेंस लेने होते हैं आपको। आपके पास यूज कार है तो आपके पास चॉइस है, आप फुल कवर्ड को नहीं ले सकते। फुल कवर्ड इंश्योरेंस होता है कि किसी ने मुझे टक्कर मारी, मैंने किसी को टक्कर मारी, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस पे करेगी हमेशा, हम्म। एवरीथिंग। हम्म। और दूसरा ये होता है फुल कवरेज। एक होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या होता है कि मैंने किसी को टक्कर मार दी, अब मेरी गलती है, तो मेरी गाड़ी मैं फिक्स करूंगा, लेकिन दूसरे की मर्सिडीज या पोर्शा या लैम्बोर्गिनी को टक्कर मार दी तो वो इंश्योरेंस भला करे। अब उसकी भी लिमिट होती है, ज्यादातर रखनी चाहिए 30-25, क्योंकि आप रोड पे यहाँ पे तो गाड़ियां चल रही होती हैं, पता नहीं क्या क्या एंटीक्स और किस किस्म की। तो ऐसा भी खुदा खास्ता हो सकता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस आपको ज्यादातर फुल कवरेज रख लें तो अच्छा है। इसमें ज्यादातर बेहतरी होती है, गाड़ी चोरी हो गई या आपने भी गलती कर दी तो उसमें थोड़ा फायदा होता है कि भाई मेरी भी गाड़ी बन जाएगी, उसकी भी बन जाएगी, भला है, यू नो। तो तो ऑन एवरेज क्या अमाउंट आता है इंश्योरेंस का, या सो इंश्योरेंस परसेंटेज में? कंपनी,
या इंश्योरेंस कंपनीज आप इस्तेमाल करें, कोट्स लेना शुरू कर दें, अपना माइलेज बताना मंथली कि भाई इतना ड्राइव करता हूँ जॉब पे और ये वो, तो फिर आपको ट्रिपल ए है, गाइको है, प्रोग्रेसिव है, बहुत सारे लोग ये इस्तेमाल करते हैं। वावा नीसा एक नाम है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनिटी भी इंश्योरेंस है। तो ये कंपनी से आप कोड लेना शुरू कर दें। और मर्करी इंश्योरेंस ऐसा है कि वो ब्रांच है, वो ब्रांच आउट हो जाता है, वो आपको किसी से भी कोड दे सकता है, एक तरह ट्रैवल एजेंसी समझ लो उसको। तो मैं कोशिश करता हूँ दूसरों से बात कर लूँ फिर जाके मरकरी से बात करूँ, या फिर मरकरी को पहले डाल देता हूँ फिर दूसरों से बात करता हूँ। तो आप जब इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको लायबिलिटी लेना है या फुल कवरेज? बहुत सारे लोगों के पास लायबिलिटी है। तो तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना, हम्म। तो राइट? परसेंटेज क्या पड़ेगी ऑन एन एवरेज, अगर लाइबिलिटी लेते हैं या फुल कवरेज लेते हैं, दोनों में व्हाट्स द ओके। परसेंटेज फॉर इंश्योरेंस? लाइक ओके। यहाँ पे 2% पे आपकी फुल कवरेज हो जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव जिसको बोलते हैं। तो व्हाट्स या ओवर देयर? सो मेरे पास एक नीसान भी है। तो उसमें क्या है कि मुझे $60 अ मंथ लाइबिलिटी पड़ता है उसके ऊपर। सनी है, नीसान सेंट्रा बोलते हैं यहाँ पे, आई वो भी है। रिमेम्बर योर वाइफ सोल्ड कार बिफोर शी गॉट द मर्क। हाँ, वो बेचती नहीं है अभी भी, पीछे खड़ी करी हुई है, वो नहीं बेच रही है इसको। हाँ, सो इट्स गुड मेमोरीज, शुरुआत whatever। सो उससे एनीवे, सो द अब उसको मैं फुल कवरेज कर दूं ना तो वो 110 तक के जा सकता है। पर मंथ? या और वो गाड़ी की 190। वैल्यू क्या है? गाड़ी की वैल्यू होगी प्रॉब्ली, मार्केट वैल्यू इसकी 6-7 हजार ज्यादा से ज्यादा। 6-7 हजार? तो मतलब साल का 1200 पड़ेगा अगर फुल कवरेज करा रहे हो। या 100 का लगा दो, 90 कुछ, या। हम्म। सो दैट्स हाउ इट इज। तो a lot of people don't do that। मैं व्हाई मैं एक गाड़ी को इंश्योर्ड कराऊं इतनी बुरी तरह से, अच्छी तरह से, फुल कवरेज, जब वो उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। किसी अगर मैंने किसी को टक्कर मार दी, मेरी गलती है हम्म, तो सही है, फिक्स करा लूंगा। हेडलाइट उसकी 50-25 डॉलर की होती है, जो भी होता है सही है। तो इसलिए ज्यादातर ऐसी गाड़ियां रोड पे फुल कवरेज नहीं होगी, वो लाइबिलिटी पे चल रही होंगी। सही है। सो वी गॉट द इंश्योरेंस, वी गॉट द पिंक स्लिप, वी गॉट द फिटनेस। इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो कि गाड़ी को रोड पे लाने से पहले करना जरूरी है फॉर अ न्यू बायर? नो, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। उसके ऊपर यही होता है कि इंश्योरेंस जो है ना, मजेदार बात ये है कि आपकी गाड़ी को देखते नहीं है, वो तस्वीरें में आप भेज सकते हैं ऑनलाइन और बस हो गई इंश्योरेंस, सही खत्म, है। वहीं पे खत्म हो जाता है। तो वो अच्छी बात है। एंड फिर आपको स्लिप भेज देते हैं ईमेल उसी वक्त, अगर आप चाहें तो। और वो आप गाड़ी के अंदर रखना है। आपको रखनी हमेशा आपकी रजिस्ट्रेशन है, पिंक स्लिप नहीं रखनी है जो मेन प्रूफ है ओनरशिप का, वो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस अप टू डेट कॉपी रखनी है हमेशा गाड़ी के अंदर। सही है। एंड आफ्टर दैट, दैट्स इट। आई मीन, स्टार्ट ड्राइविंग एंड आई थिंक कोई मैकेनिक को तो चेक करा देना, क्योंकि ऐसा नहीं कि टाइमिंग बेल्ट वाली गाड़ी है, अब टाइमिंग बेल्ट हाँ, नहीं थी, अब आप ये वो एंड दैट्स एंड दैट, बहुत ऑब्वियसली। सारे वो तो चक्कर है। यूज गाड़ी तो लेने से पहले हर तरह से चेंज कराना पड़ता है। अच्छा, एक या। और चीज जो लास्ट मेरा बिल्कुल सवाल है, उसके बाद हम इस सेशन को खत्म करते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक चीज है, गाड़ी का रीपेंट होना एक टैबू हो जाता है कि भाई वो बोनट हम्म। पेंट हुआ है, भले एक्सीडेंटेड नहीं है गाड़ी का, लेकिन बोनट पेंट हुआ है तो उसकी वैल्यू कम हो गई। So, हम्म। is that the same for USA as well? I understand ओरिजिनल पेंट वाली गाड़ी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बट इज अ बोनट पेंटेड जस्ट बिकॉज वो कलर फेड हो रहा था और आपने बोनट को पेंट करा दिया? इज दैट अ टैबू, या वो चीज लोगों को एक्सेप्टेबल है वहां पे? इट्स नॉट अ गुड थिंग एवर, लेकिन इतना बुरा नहीं समझते हैं, स्पेशली एक कम्यूटर कार को, हम्म। जैसे होंडा टोयोटा हो गई, उसको हुंडई किया जो भी है, उसको इतना बुरा नहीं समझते हैं। लेकिन जैसे आपको एक कलेक्टर कार है तो शायद आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे कि ये सही है। करवा दिया था, जैसे फेयर इनफ। मेरी जो। या दैट्स हाउ दैट इज। फेयर इनफ। चलो, थैंक यू सो मच अहमद, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत मजा आया, या। आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। या, नो प्रॉब्लम। व्यूअर्स, ये हमारा एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आप अगर इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताएं, हम लोग और लेकर आएंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफा के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू, सी यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।